हेलो फ्रेंड्स, दिस इज राहुल एंड वेलकम टू जेरफ ड्रीमर्स। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस विच इज रिलेटेड टू द प्रीवियस ईयर, मेनली फ्रॉम द ईयर 2015 टू 2019। तो फ्रेंड्स, हमारी कोशिश रहेगी कि आज हम जो है सारे के सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जितने अब तक आ चुके हैं प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में, उन सभी को डिस्कस करें। ओके, सो मेनली हमारी जो प्रैक्टिकल यूनिट्स हैं वो है अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, बिजनेस फाइनेंस, ओके, इनकम टैक्स एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स में से भी एक आधा क्वेश्चन आया हुआ है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो हमारा फोकस सारे के सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पर रहेगा और क्लियर कट एक्सप्लेनेशन के साथ हम उसको डिस्कस करने वाले हैं। ओके, कहीं भी प्रॉब्लम लगे तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताना और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर देना। सो फ्रेंड्स, अगर इससे प्रीवियस वीडियोस की बात की जाए तो मैं ऑलरेडी आपके साथ रिविजनरी वीडियोस शेयर कर चुका हूँ, यूनिट 1 टू यूनिट 10। होप्स आपने इन वीडियोस को देख लिया होगा, और अगर आप इनकी पीडीएफ परचेज करना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग सबसे पहले यूनिट हम ये डिस्कस करेंगे, इसके जितने भी प्रैक्टिकल हैं उनको डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम बिजनेस फाइनेंस के। ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रखा है, प्रोडक्ट ए रिक्वायर्स 10 kg ऑफ मटेरियल एट द रेट ऑफ 5 per kg. The actual consumption of material for the manufacturing of product A comes to 12 kg of material at the rate of 6 per kg. तो ये मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस से हमें क्वेश्चन दे रखा है, हमें मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस को कैलकुलेट करना है। अब आपको पता होना चाहिए कि जो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस होता है उसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है एससी माइनस एसी। एससी होता है स्टैंडर्ड कॉस्ट, माइनस एसी होता है एक्चुअल कॉस्ट। अब जो हमको अपनी स्टैंडर्ड कॉस्ट निकालनी है, स्टैंडर्ड कॉस्ट निकालने के लिए हमें दो चीज चाहिए, एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी और स्टैंडर्ड प्राइस। स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमें दे रखी है कि ए रिक्वायर करता है कि 10 kg ऑफ मटेरियल, मतलब कि 10 kg जो है हमारा क्या है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी है, एट द रेट ऑफ 5 रुपीज पर kg, कि 5 रुपीज पर मेरे को 10 kg मटेरियल रिक्वायर्ड था। जो चीज रिक्वायर्ड थी, मतलब स्टैंडर्ड, हमने स्टैंडर्ड डिसाइड कर रखा था, तो 5 रुपीज जो है हमारे लिए क्या है, स्टैंडर्ड प्राइस। ओके, एसपी हमारा आ गया। द एक्चुअल कंजप्शन, अब जो एक्चुअल क्वांटिटी हमें दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 12 kg, और एक्चुअल रेट कितना दे रखा है, 6 kg। तो हमारे पास एससी भी आ गया और हमारे पास क्या आ गया, एसी भी आ गया। अगर हम एससी में से एसी को माइनस कर देंगे, स्टैंडर्ड कॉस्ट में से एक्चुअल कॉस्ट को माइनस कर देंगे, तो हमारा मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस आ जाएगा। तो हमने कैलकुलेट करने के बाद 10 × 5 12 माइनस 12 × 6, सॉरी यहाँ मल्टीप्लाई आना था, ए क्यू इंटू एपी, तो 12 × 6 हम करेंगे तो हमारा आएगा -22, विच इज अनफेवरेबल। तो यहाँ पे माइनस नहीं लिखेंगे, वैसे मैंने आपको शो करा है कि नेगेटिव है। ओके, कभी भी हम नेगेटिव साइन नहीं शो करते इसके अंदर। तो 22 जो है हमारा क्या आएगा, अनफेवरेबल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड जो है इसका आंसर हो जाएगा। होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ईओक्यू का क्वेश्चन है, देखो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का, मतलब कि हर बार, मतलब कि एक साल का गैप छोड़ के आना ही आना होता है इस क्वेश्चन में। ओके, सो ए फर्म कंज्यूम्स 90,000 यूनिट्स ऑफ सर्टेन आइटम्स ऑफ रॉ मटेरियल। एक फर्म जो है कुछ यूनिट्स जो है 90,000 यूनिट्स जो है यूज करती है एज ए रॉ मटेरियल इन इट्स प्रोडक्शन यूनिट्स एनुअली। एनुअली की प्रोडक्शन यूनिट्स दे रखी है। इट कॉस्ट 3 रुपए पर यूनिट, उसकी 3 रुपए पर यूनिट जो उसकी कॉस्ट आती है। द कॉस्ट पर परचेज ऑर्डर, ऑर्डरिंग कॉस्ट दे रखी है हमें 300 रुपीज, एंड इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट इज 20%। और 20% किस चीज का, इट कॉस्ट 3 रुपए पर यूनिट। तो 3 रुपए पर यूनिट का 20% जो उसकी क्या है, कैरिंग कॉस्ट है। अब सबसे पहले आपको ईओक्यू का फॉर्मूला पता होना चाहिए। ईओक्यू का फॉर्मूला हमारा होता है √2 × A। A इज द एनुअल यूनिट्स जो हमको दे रखी थी 90,000, 2 × एनुअल यूनिट्स इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट। ओ इज द ऑर्डरिंग कॉस्ट डिवाइड बाय कैरिंग कॉस्ट। ठीक है, अगर आप इस फॉर्मूले में सारी वैल्यूज को पुट कर दोगे तो हमारा ईओक्यू आ जाएगा। सबसे पहले आपको एक चीज याद रखनी है, वो ये कि हमारे जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है ना, वो फॉर्मूलाज बेस्ड है। ठीक है, फॉर्मूलाज बेस्ड है और फॉर्मूले की कोई ट्रिक नहीं होती, इसको याद ही करना पड़ेगा आपको। ठीक है, जैसे कि ब्रेक इवन पॉइंट के जो फॉर्मूलेज हैं वो याद करने पड़ेंगे। ठीक है, वेरिएंस से रिलेटेड जो है, उसके बाद इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी हो गया, काफी सारे फॉर्मूलेज हैं जो आपको देखने को मिलेंगे, वो आपको याद ही रखने पड़ेंगे। अगर आप कहोगे कि उसकी स्पेसिफिक वीडियो ले आऊं तो मैं वो भी ले आऊंगा, लेकिन इसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा। ओके, कमेंट करके बताना पड़ेगा कि आपको रिक्वायर्ड है भी या नहीं है। चलिए, सो हमको सारी वैल्यूज पुट करने के बाद √2 × 90,000 × 300 × 3 का 20% पुट करने के बाद हमारी आई 9487, जो कि हमारा आंसर बन जाता है सेकंड। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 4 फीचर का क्वेश्चन आ गया है। कई बार स्टूडेंट्स कहते हैं कि 4 फीचर से ज़्यादा डर लगता है, 4 फीचर के क्वेश्चन होते नहीं है, बट ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन आए हुए हैं। देखो देखते हैं। एक्स लिमिटेड फॉरफिटेड 40 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। अब एक्स लिमिटेड एक कंपनी है जो कि क्या करती है, फॉरफिट करती है। फॉरफिट मतलब कि जब्त कर लेती है। क्या होता है, कई जो शेयर होल्डर होते हैं इतने निकम्मे होते हैं कि कुछ कॉल्स पे कर देते हैं, उसके बाद की जो है कॉल्स पे नहीं करते हैं। ठीक है, जैसे कि अलॉटमेंट मनी दे दी,
और रिमेनिंग पार्ट नहीं दिया, तो कंपनी क्या कर लेती है, कुछ टाइम पीरियड बाद उनको क्या कर लेती है, जब्त कर लेती है। ठीक है, तो कंपनी के लिए क्या है, एक फायदा ही तो है, कंपनी के लिए तो एक बेनिफिट है। भाई उन्होंने 4 रुपये पेड कर दिए, 6 रुपये नहीं करे, कंपनी ने कहा चलो बाहर निकलो यहाँ से, 4 रुपये मैं तुम्हारे रख लूंगी। ठीक है, तो 4 रुपये क्या कंपनी के लिए एक बेनिफिट है। चलिए, एक्स लिमिटेड फॉरफिटेड 40 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, तो 10 ईच के 40 शेयर्स फॉरफिट कर लेती है, ऑन विच ₹4 पर शेयर पेड अप, जिस पे 4 रुपये जो है उन्होंने पे कर दिया था। ठीक है, 4 पे उन्होंने पे कर दिया था, मतलब अब 4 पे जो है कंपनी के लिए बेनिफिट हो गया, एक शेयर पे 4 रुपीज जो है उसको बेनिफिट हो गया। इफ द फॉरफिटेड शेयर्स आर रीइश्यूड एट 8 रुपीज पर पेड अप, अगर उन्हीं शेयर्स को 8 रुपीज पर पेड अप में उन्होंने रीइश्यू कर दिया, तो बताओ व्हाट इज द मिनिमम प्राइस द कंपनी मस्ट चार्ज, कि कंपनी को कम से कम कितना प्राइस चार्ज करना चाहिए। देखो, अगर मान लो कि एक शेयर पर कंपनी ने कितने 4 रुपीज उन्होंने पेड कर दिए, तो 4 रुपीज जो है कंपनी के लिए बेनिफिट हो गया, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 40 इज इक्वल टू 160, तो 160 कंपनी के लिए बेनिफिट हो गया। अगर मान लो कंपनी को डिस्काउंट देना पड़ गया, तो कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा 160 का ही डिस्काउंट दे सकती है। ठीक है, कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा 160 का ही डिस्काउंट दे सकती है। याद रखना, अगर कंपनी को डिस्काउंट देना पड़ गया तो कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा 160 का ही डिस्काउट दे सकती है। तो इन्होंने पूछा है कि कितना मिनिमम प्राइस कंपनी चार्ज कर सकती है, तो उन्होंने कहा कि अगर फॉरफिटेड शेयर को इशू किया गया एट द 8 रुपीज पर शेयर पेड अप, कि पेड अप कैपिटल हमारी 8 रुपये पर शेयर है, तो कंपनी कितना डिस्काउंट दे सकती है, तो कंपनी 4 रुपीज का ही डिस्काउंट दे सकती है, क्योंकि कंपनी को 4 रुपीज का ही बेनिफिट हुआ था एक शेयर के ऊपर। ठीक है, कंपनी को 4 रुपीज का ही बेनिफिट हुआ था एक शेयर के ऊपर, दैट्स वाई कंपनी 4 रुपीज का ही डिस्काउंट अलॉट कर सकती है। तो मिनिमम प्राइस कंपनी को 4 रुपीज तो चार्ज करना ही पड़ेगा। ओके, होप सो आपको क्लियर हो गया होगा कि कंपनी को 4 रुपीज तो प्राइस चार्ज करना ही पड़ेगा। सो इसका आंसर आता है हमारा 3। ओके, तो यहाँ पे शेयर कॉल नहीं आना, देखो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल नहीं आएगा, यहाँ पे शेयर अलॉटमेंट मनी हम कह सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले अलॉटमेंट मिलता है उसके बाद कॉल की बारी आती है। टू शेयर अलॉटमेंट टू शेयर फॉरफीचर, जितना अमाउंट उसने पे नहीं किया वो हमारा कहाँ आ जाएगा, फॉरफीचर के अंदर आ जाएगा। तो पूछ ये रखा था कि मिनिमम प्राइस कितना, 4 रुपीज कंपनी को चार्ज करना ही पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए फर्म हैज इन्वेंट्री टर्नओवर ऑफ ₹3, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दे रखी है 3 की, एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज ₹2,70,000। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मतलब कि जितने गुड्स सोल्ड करे उसकी कितनी कॉस्ट थी, 2,70,000। विद बेटर इन्वेंट्री मैनेजमेंट द इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज इंक्रीज टू 5। उन्होंने अपनी इन्वेंट्री मैनेजमेंट को बेटर किया और वो जो रेशियो है 5 पर आ गई। दिस वुड रिजल्ट इन, अब इन्वेंट्री रेशियो के अच्छे होने से कंपनी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसका क्या रिजल्ट निकल के आएगा, हमारी इन्वेंट्री डिक्रीज होगी, इंक्रीज होगी, या कॉस्ट ऑफ गुड्स इंक्रीज होगा। देखो सबसे पहला इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, आपको इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला पता होना चाहिए। इसका फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जितने गुड्स मैंने सोल्ड करे उसकी कॉस्ट डिवाइड बाय इन्वेंट्री, कितनी आपके पास इन्वेंट्री है। तो हमारी स्टार्टिंग में इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो देख रखी थी 3 और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे रखे थे 2,70,000। तो हमारी इन्वेंट्री निकल के आई थी 90,000 रुपीज़ की, कि हमारे पास एट प्रेजेंट जब हमारी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 3 थी तो हमारे पास इन्वेंट्री रखी हुई थी 90,000 रुपीज़ की। लेकिन जैसे ही हमारी इन्वेंट्री रेशियो हमारी 5 हुई और हमारे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो हमारे सेम रहेगा डिवाइड बाय इन्वेंट्री, तो इन्वेंट्री हमारी क्या होगी, कम होगी, 54,000 रुपीज़ होगी। तो क्या इफेक्ट पड़ा, इसका इफेक्ट ये पड़ा कि फाइनल इन्वेंट्री हमारी डिक्रीज होगी 36,000 रुपीज़ से। होप सो क्लियर हो गया होगा। देखो काफ़ी मेहनत करी है, फोटोज़ खींच के यहाँ पे पेस्ट करनी पड़ी है, तो होप सो आपको समझ आ रहा होगा, ये इस मेथड्स के थ्रू भी आपको समझ आ रहा होगा। अगर आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बता देना और लाइक भी कर देना, ठीक है। तो हमारी इन्वेंट्री क्या होगी, डिक्रीज होगी बाय ₹36,000। सो इसका आंसर आ जाएगा फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब कि इतना सिंपल क्वेश्चन ये वाला है, हमको न्यू रेशियो कैलकुलेट करनी है और आपको मोस्टली देखने को भी मिलेगा, ठीक है। तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। एक तो खास बात है नेट एग्जाम में कि इसके जो प्रैक्टिकल्स आते हैं ना काफ़ी सिंपल आते हैं, लेकिन हमारा क्या होता है कि प्रैक्टिकल्स पर हम ज़्यादा फोकस नहीं कर पाते क्योंकि हमारा सिलेबस इतना ज़्यादा है, ठीक है। दैट्स वाई हम इसको छोड़ आते हैं, टॉपिक्स को छोड़ देते हैं क्योंकि सोचते हैं कि इतना टाइम वेस्ट करने की इसके ऊपर क्या जरूरत है। लेकिन अगर रियलिटी आप देखोगे ना, सबसे सिंपल इनके प्रैक्टिकल्स ही होते हैं। ओके, तो इसको तो कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। अब दो पार्टनर्स हैं, शेयर प्रॉफिट कर रहे हैं 3:2, मतलब कि ओल्ड रेशियो दे रखे 3:2। दे एडमिट एक्स एज ए पार्टनर फॉर द 1/3 शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म। अब वो कहते हैं कि उन्होंने अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना है, एक्स को कहते हैं आजा भाई फर्म के अंदर 1/3 शेयर के लिए। द न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो ऑफ ए बी एंड एक्स इज, तो अब उनकी न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो क्या होगी। अब देखो ए एंड बी ने ओल्ड रेशियो दे रखी है 3:2। अब जब एक्स आएगा 1/3 शेयर लेगा तो उसका इफेक्ट किसके ऊपर पड़ेगा, ए और बी के ऊपर पड़ेगा। उनके शेयर में से तो 1/3 उसको देंगे, कोई बाहर से थोड़ा ना लेके आएंगे। तो फर्म का टोटल शेयर होता है 1,
उसमें से 1/3 गया, 2/3 बच गया। अब ये जो बचा हुआ शेयर है ये किसका है? ये ओल्ड पार्टनर्स का ही तो है, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड पार्टनर्स की शेयर रेशो में। 2/3 इंटू 3/5, हम ओल्ड रेशो में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 6/15। बी का क्या है? 2/3 इंटू 2/5 इज इक्वल टू 4/15, और सी का तो हमको गिवन है ही 1/3, तो न्यू रेशो निकालेंगे 6:4:5 इज इक्वल टू 5। ओके, इस कैल्शियम लेके न्यू रेशो निकल आएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड, दैट इज 6:4:5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हिडन गुडविल का क्वेश्चन है ये हमारा। गुडविल ऑफ ए फर्म ऑफ एक्स एंड वाई इज वैल्यूड एट 30,000। एक्स एंड वाई की फर्म की एक गुडविल दे रखी है जिसमें एक्स एंड वाई पार्टनर है, वो है 30,000 रुपीज की। इट इज अपियरिंग इन द बुक्स ऑफ एट 12,000, और बुक्स के अंदर जो अपियर्ड है गुडविल वो कितनी है? 12,000 रुपीज की। जेड इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर। अब जेड जो आता है 1/4 शेयर के लिए आता है। वट अमाउंट ही इज सपोज टू ब्रिंग हिज गुडविल। अब देखो, जो गुडविल हमारी बुक्स के अंदर मेंशन है, ठीक है, उसको तो हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड पार्टनर्स के बीच में ओल्ड रेशियो के अंदर। लेकिन जो हमारी फर्म की गुडविल है 30,000 रुपीज, इसका जो है 1/4 पार्ट जो है जेड को लेके आना पड़ेगा। तो 1/30,000 का 1/4 हो जाएगा हमारा 7,500। तो वो किसको लेके आना पड़ेगा? न्यू पार्टनर को लेके आना पड़ेगा, और उसकी एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमारे बैंक में पैसा आएगा। ओके, टू प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट, दैट इज 7,500। होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। सिंपल क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अब जो है किस चीज का आ गया? अलॉटमेंट। अलॉटमेंट का आ गया। ए लिमिटेड इशूड ए प्रोस्पेक्टस इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर ₹2,000 शेयर। मतलब ए लिमिटेड ने प्रोस्पेक्टस इशू करा मार्केट के अंदर शेयर्स को इनवाइट करने के लिए शेयर होल्डर्स को। ओके, एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 3,000 शेयर्स। अब क्या है कि रिलायंस कंपनी है, काफी अच्छी गुडविल है, उन्होंने कहा कि 2,000 शेयर्स मैंने बेचने हैं, किसने लेने हैं? उन्होंने एप्लीकेशन दे दी 3,000 शेयर्स के लिए। नहीं, हमें तो 3,000 शेयर्स चाहिए। अब 3,000 तो दे नहीं सकते थे। एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 3,000 शेयर्स एंड प्रो राटा अलॉटमेंट वाज मेड ऑन द एप्लीकेशन ऑफ ₹2,400 शेयर्स। तो उन्होंने प्रो राटा बनाया, 2,400 शेयर्स वालों को उन्होंने 3,000 शेयर्स अलॉट कर दिए। बाकी जो बचे 2,400 को उन्होंने क्या करा? 2,000 शेयर्स अलॉट कर दिए। बाकी जो बचे 600 शेयर्स उनको क्या कर दिया? नील, वापस भेज दिया। ठीक है, अब हमें बताना है कि इफ ए हैज बीन अलॉटेड 40 शेयर्स, अगर ए को 40 शेयर्स अलॉट कर रखे हैं तो बताओ उसने कितने शेयर्स के लिए अप्लाइड करा होगा। तो हमको प्रो डाटा बनाना पड़ेगा इसके लिए। सबसे पहले एक साइड अप्लाइड और दूसरी साइड अलॉटेड। 2,400 को हमने 2,000 शेयर्स अलॉट कर दिए और 600 वालों को हमने नील कर दिया। और हमें बताना है कि जिसने 40 शेयर्स के लिए अलॉट किया था, अलॉट किए हैं जिसको शेयर्स, उसने कितने शेयर्स के लिए अप्लाइड किया है। देखो, इसकी एक ट्रिक होती है, जब भी आपको जो चीज निकालनी हो, अगर आपको अप्लाइड निकालना होगा तो आप अप्लाइड को ऊपर रखना, अगर आपको अलॉटेड निकालना होगा तो आप अलॉटेड को ऊपर रखना। अब 2,400 शेयर्स जिसने अप्लाइड करे थे उसको मैंने 2,000 शेयर्स क्या करें? अलॉट करें हैं। जिसने 24,000 शेयर्स अप्लाइड करे थे उसको मैंने 2,000 शेयर्स क्या करें? अलॉट करें हैं। तो बताओ जिसको 40 शेयर्स अलॉट करे हैं उसने कितने शेयर्स अप्लाइड किए होंगे? उसने 48 शेयर्स के लिए क्या करा होगा? अप्लाई किया होगा, तभी मैंने उसको 40 शेयर्स जो है अलॉट किए हैं। तो सीधा सा एक फंडा रहता है, जिस चीज के लिए आपको काउंट करना है उसको आप ऊपर रखो। यहाँ पे मुझको अप्लाइड निकालना था तो मैंने अप्लाइड 2,400 को ऊपर रखा और 2,000 को मैंने क्या रखा? नीचे रखा। अगर मुझे अलॉट निकालना होता, अलॉटेड निकालना होता और अप्लाइड दे रखा होता तो मैं क्या करता? 2,000 डिवाइड बाई 2,400 इंटू में 48 इज इक्वल टू 40 आ जाता। ओके, होप सो क्लियर हो गया होगा। थोड़ी छोटी ट्रिक्स तो आपको याद रखनी पड़ेगी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अंडर द यील्ड मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, इफ फॉर एन इक्विटी शेयर ऑफ 50 the normal rate of return is 10% and the expected rate of return is 5%, then the value of equity share। तो हमारी इक्विटी शेयर की वैल्यू निकालनी है एज पर द यील्ड इक्विटी शेयर मेथड। तो वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स का फॉर्मूला होता है हमारा, क्या होता है? एक्सपेक्टेड रेट, जितना हमारा एक्सपेक्टेड रेट होता है डिवाइड बाय नॉर्मल रेट इनटू में पेड अप वैल्यू। अब हमें एक्सपेक्टेड रेट कितना दे रखा है? एक्सपेक्टेड रेट दे रखा है हमें 5%। याद रखना, ये परसेंट की फॉर्म में दे रखा है। कई बार क्या होता है, हम डायरेक्ट 5 लिख के डिवाइड बाय 10 करके हम आ जाते हैं, लेकिन ये 5% है। तो इसको हमने सबसे पहले नंबर में चेंज करना है। ओके, 0.05 आ गया डिवाइड बाय 10%, तो डिवाइड करा, इसको नंबर में लाए 0.1 इंटू 50। हमारी पेड अप वैल्यू कितनी है? 50 इज इक्वल टू 25 जो है इसका आंसर आ गया। ओके, तो मेन चीज यहाँ पे ये थी कि आपको परसेंट दे रखा था, परसेंट को पहले चेंज करना होगा फिर जाके आपकी वैल्यू आएगी, क्योंकि काफी इसमें क्वेश्चंस में दिक्कत आई थी। स्टूडेंट्स ने क्या किया था? 5 डिवाइड बाई 10 इंटू में 50। ओके, ये करके आगे थे, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
अगेन न्यू रेशियो का क्वेश्चन आया हुआ है गुडविल कैलकुलेट करने का। Ram and Shyam are partners in a firm with capital of rupees 4,80,000 and 3,10,000 respectively. They admitted Ganesh as a partner with 1/4 share of profit. Ganesh brings 3 lakh as his capital. तो गणेश का शेयर बताने की गुडविल का शेयर कितना होगा, ठीक है। तो ये किसका है, हिडन गुडविल का हमारा क्वेश्चन आया हुआ है। हिडन गुडविल है, हमको उसके गुडविल का शेयर निकालना होगा। चलिए अब देखो, राम एंड श्याम की कैपिटल दे रखी है हमें 4,80,000 और 3,10,000 और गणेश का शेयर दे रखा है 1/4। अब इसमें क्या है कि गणेश जो है क्या लेके आ रहा है, कैपिटल लेके आ रहा है। अब हमें क्या है, गणेश का शेयर भी दे रखा है और गणेश की कैपिटल भी दे रखी है। अगर हमें फर्म्स का कैपिटल निकालनी हो तो हम निकाल सकते हैं, बिल्कुल। गणेश का शेयर दे रखा है 1/4, अगर इसी का ही हम रेसिप्रोकल कर देंगे 4, तो हमारी 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 लाख से, तो हमारी क्या आ जाएगी, फर्म की कैपिटल आ गई। अब फर्म की कैपिटल तो 12 लाख रुपए है, जिसमें से गणेश की कैपिटल होगी कितनी, एक पार्टनर की होगी 4,80,000, दूसरे पार्टनर की होगी 3,10,000, तीसरे पार्टनर की होगी 3 लाख रुपीस। ओके, अगर इसको माइनस करेंगे तो 1,10,000 रुपये बच जाएगा, जबकि तीनों पार्टनर्स की कैपिटल ही तो फर्म की कैपिटल होगी। तो ये 1,10,000 रुपये क्या है, ये हिडन गुडविल है हमारी। 1,10,000 क्या है, हिडन गुडविल है। लेकिन हमें निकालना क्या था इसके अंदर, हमें निकालना था कि गणेश का शेयर कितना होगा गुडविल का। कईयों ने यहाँ पे भी दिक्कत करी थी कि उन्होंने क्या करा कि 1,10,000 निकाल के और उसी को आंसर पर टिक करके आ गए, लेकिन वो आगे का भूल जाते हैं कि हमें गणेश का शेयर निकालना है। तो गणेश का शेयर कितना होगा, 1/4, दैट इज 27,500 जो है गणेश का शेयर आ जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा सेकंड, दैट इज 27,500। होप सो क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। A, B and C are partners in a firm sharing profit and loss in the ratio 4:3:2. They admit D into the partnership and give 1/8 share. देखो कितना सिंपल क्वेश्चन आया हुआ है, अभी हम डिस्कस करके आए हैं। वही न्यू प्रोफिट शेयर रेशियो का ओल्ड रेशियो हमें दे रखी है, डी आता है, भाई साहब कहता है कि 1/8 शेयर चाहिए। जब फर्म का टोटल शेयर कितना होता है, 1 होता है, 1 में से 1/8 गया, कितना बचा, 7/8 बचा। अब ए को क्या मिलेगा, 7/8 का 4/9 ओल्ड रेशियो में हम दे देंगे, दैट इज 28/72। बी को क्या मिलेगा, 7/8 का 3/9 दैट इज 21/72। सी को क्या मिलेगा, 7/8 का 2/9 दैट इज 14/72। एंड डी का तो शेयर हमें गिवन है ही 9/72। तो हमारी रेशियो आ जाएगी, और वो कितनी आएगी, वो आएगी हमारी 2 दैट इज 28:21:14:9। होप सो क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। From the following information, find out the number of units that must be sold by the firm to earn a profit of 80,000 per year. Okay, 80,000 पर ईयर हमें प्रॉफिट अर्न करना है, तो उसके लिए वो बता रखा है कि कितनी यूनिट्स मेरे को सोल्ड करनी चाहिए। सेल्स प्राइस दे रखा है 25 रुपीज़ पर यूनिट, वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट दे रखी है 12 रुपीज़ पर यूनिट, वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट दे रखी है 3 रुपीज़ पर यूनिट, फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड दे रखी है 5 लाख और फिक्स सेलिंग ओवरहेड दे रखे हैं 3 लाख रुपीज़। अब इसका एक फॉर्मूला होता है, देखो सेल्स यूनिट कैलकुलेट करने का, इनके तो सबके फॉर्मूलेज ही चलते हैं। इसका फॉर्मूला होता है कि फिक्स कॉस्ट, जितनी हमारी फिक्स कॉस्ट है, प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट, जितना प्रॉफिट हमको चाहिए, हमको रिक्वायर्ड है, हमने को डिसाइड करना है, मतलब कि जो हमें गिवन है कि इतना प्रॉफिट हमको अर्न करना है, डिवाइड बाई सीपीयू। सीपीयू दैट इज द कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कंट्रीब्यूशन कैसे निकालते हैं, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल सेलिंग पर यूनिट माइनस वेरिएबल पर यूनिट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब यहाँ पे थोड़ी कंफ्यूजन ये दे रखी है कि हमें फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड दे रखा है और फिक्स सेलिंग कॉस्ट दे रखा है, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें फिक्स कॉस्ट चाहिए। तो फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड और फिक्स सेलिंग कॉस्ट दोनों को हम ऐड कर देंगे, तो हमारी क्या आ जाएगी, फिक्स कॉस्ट आ जाएगी, दैट इज 8 लाख रुपीज। डिजायर्ड प्रॉफिट कितना है, 80,000 रुपीज। कंट्रीब्यूशन भी हमें नहीं दे रखा, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट के लिए क्या है, हमको सेल प्राइस दे रखा है पर यूनिट, दैट इज 25। वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट दे रखी है 12, वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट दे रखी है 3, तो वेरिएबल कॉस्ट कितनी आ जाएगी 15। अगर हम एसपीयू में से वेरिएबल पर यूनिट माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, हमारा 10 आ जाएगा। तो अब सब हमारे पास नंबर्स आ चुके हैं, तो हम उसको फॉर्मूले में पुट करेंगे और हमारा आंसर आ गया 88,000 रुपीज़ का। देखो क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है, बस हमें लगता है कि यार ये कैसे होगा, क्योंकि हमारी प्रैक्टिस नहीं होती। मेन बात प्रैक्टिस की रह जाती है, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे इन क्वेश्चन की, उतनी जल्दी आपके ये सोल्व होते रहेंगे। होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक्स लिमिटेड हैज़ अ लिक्विड रेशियो ऑफ 2:1। एक एक्स कंपनी है जिसकी लिक्विड रेशियो दे रखी है 2:1। अब लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, लिक्विड असेट्स डिवाइड बाय लिक्विड लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटीज। इफ इट्स स्टॉक इट्स 40,000, अगर हमें स्टॉक दे रखा है 40,000 का एंड करंट लाइबिलिटीज दे रखी है 1 लाख रुपीज की, तो हमें करंट रेशियो निकालना है। देखो करंट असेट्स में और लिक्विड असेट्स में क्या फर्क होता है,
करंट असेट्स में लिक्विड असेट्स में क्या फर्क होता है, अगर हम बताएं तो करंट असेट्स, एक बार अगर हम बात करें करंट असेट्स की, देखो करंट असेट्स इज इक्वल टू लिक्विड असेट्स प्लस इन्वेंट्री प्लस स्टॉक। अगर लिक्विड असेट्स में आप इन्वेंट्री और स्टॉक ऐड कर दोगे ना तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा करंट असेट्स। ओके, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, करंट असेट्स बन जाएगा। चलिए अगर हम यहाँ की बात करें, इस क्वेश्चन की बात करें तो हमें क्या दे रखा है, हमें लिक्विड रेशियो दे रखी है, स्टॉक दे रखा है, करंट लायबिलिटीज, हमें करंट रेशियो। अब करंट रेशियो क्या होता है, करंट रेशियो होता है करंट असेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज, लेकिन हमें करंट असेट्स नहीं दे रखे। अब हमें सबसे पहले करंट असेट्स निकालने होंगे, तो करंट असेट्स निकालने के लिए मेरे को क्या निकालना पड़ेगा, लिक्विड असेट्स कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर लिक्विड असेट्स में मैं स्टॉक ऐड कर दूंगा तो मेरे करंट असेट्स आ जाएगा। तो लिक्विड असेट्स के लिए हमको लिक्विड रेशियो दे रखी है, करंट लायबिलिटीज दे रखी है, तो लिक्विड असेट्स क्या आ जाएगा 2 × 1 लाख, क्योंकि करंट लायबिलिटी हमारी, करंट लायबिलिटी कितनी है 1 लाख रुपीस की, और लिक्विड रेशियो कितने की है 2:1 की, डेट इज 2/1। ओके, तो हमारा 2 लाख का क्या आ गया, लिक्विड असेट्स आ गया, इज इक्वल टू करंट असेट्स अब कितना हो गया 2 लाख प्लस 40,000। मैंने आपको पहले ही बताया था कि लिक्विड असेट्स में अगर आप इन्वेंट्री और स्टॉक ऐड कर दोगे तो हमारा क्या आ जाएगा, करंट असेट्स आ जाएगा। तो 2,40,000 रुपीज का क्या आ गया, हमारा करंट असेट्स आ गया। अब करंट रेशियो क्या है, करंट असेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। अब करंट असेट्स तो हमारा आ गया 2,40,000 रुपीज का, करंट लायबिलिटी हमें गिवन था तो हमने निकाला, तो इसका 2.4 टाइम्स जो है आ गया हमारा करंट रेशियो। तो ऊपर 2.4 टाइम्स पे हम क्या करके आ जाएंगे, टिक करके आ जाएंगे, और हमारे 2 नंबर पक्के। होप सो क्लियर हो गया, थोड़ी सी कंफ्यूजन आएगी। देखो कुछ नहीं दे रखा था, लिक्विड रेशियो था हमारे पास, स्टॉक दे रखा था, करंट लायबिलिटीज दे रखा था। ठीक है, इसके लिए हमें जरूरी था कि करंट असेट्स निकालना है। करंट असेट्स को निकालने के लिए मेरे को लिक्विड असेट्स का पता होना चाहिए था। लिक्विड असेट्स निकाल के मैं उसमें स्टॉक ऐड कर दूं तो मेरा करंट असेट्स आ जाएगा। होप सो क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब अगेन एक क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन ओपनिंग स्टॉक इज 50,000 रुपीज, ओपनिंग स्टॉक दे रखा है 50,000 रुपीज का, क्लोजिंग स्टॉक इज 60,000 रुपीज, क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है 60,000 रुपीज का, एंड द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज 2,20,000, और जो हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है वो है 2,20,000 रुपीज का। द स्टॉक टर्नओवर रेशियो, अब हमें स्टॉक टर्नओवर रेशियो निकालनी है। अब स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री। जितना हमने गुड्स सोल्ड करा है उसकी कॉस्ट डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री। अब एवरेज इन्वेंट्री तो हमको दे नहीं रखा, एवरेज इन्वेंट्री होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2। यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक 50,000 रुपीज का है, क्लोजिंग स्टॉक हमारा कितने का है 60,000 रुपीज का है। ठीक है, इसको हम डिवाइड कर देंगे किससे, 2 से, तो आ जाएगा हमारा क्या, एवरेज इन्वेंट्री। 55,000 रुपीज की हमारी क्या आ जाएगी, एवरेज इन्वेंट्री आ जाएगी। तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो हमें गिवन है 2,20,000 रुपीज का, एवरेज इन्वेंट्री हमने निकाल लिया 55,000 रुपीज का, तो ये हो गया हमारा 4 टाइम्स। ओके, होप सो फ्रेंड्स आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए फ्रेंड्स अब बिजनेस फाइनेंस के क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इफ द रिस्क फ्री रिटर्न इज 6%, beta value, that is risk factor, is 1.5 and market rate of return is 10%, then the expected rate of return would be। तो फ्रेंड्स ये कैपिटल एसेट्स प्राइसिंग मॉडल में से क्वेश्चन आया हुआ है, काफी इंपॉर्टेंट मॉडल है, मतलब कि चांसेस है कि इस बार भी आपको इसमें से क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। तो इसका एक हमारा फॉर्मूला होता है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न का इज इक्वल टू RF, RF मतलब कि रिस्क फ्री रिटर्न प्लस बीटा, बीटा इज रिस्क फैक्टर, ब्रैकेट क्लोज, मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट मार्केट रेट ऑफ रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रिटर्न। ओके, तो इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करके जो है हमारा एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न आ जाएगा। तो RF हमें दे रखा है कितना 6%, बीटा दे रखा है हमारा 1.5, मार्केट रेट ऑफ रिटर्न 10 और रिस्क फ्री दे रखा है 6। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई ज़्यादा लेंथी नहीं था। सारी चीज़ जो है हमारे फॉर्मूलेस पर डिपेंड है। आप अभी तक देख ही रहे होंगे जितने भी हमने क्वेश्चंस करे हैं, हर एक चीज़ में कहीं ना कहीं फॉर्मूलाज यूज हो रहे हैं, तो वो फॉर्मूलाज याद से कर लेना। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द करंट प्राइस मार्केट प्राइस ऑफ ए कंपनी शेयर इज 90। हमें करंट मार्केट प्राइस दे रखा है शेयर का 90 एंड द एक्सपेक्टेड डिविडेंड पर शेयर नेक्स्ट ईयर इज 4.5, और एक्सपेक्टेड डिविडेंड दे रखा है 4.5 का। इफ द डिविडेंड इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट ए कांस्टेंट रेट ऑफ 8%, जो हमारी कांस्टेंट रेट है मतलब कि डिविडेंड ग्रोथ रेट जो है वो हमारा 8% दे रखा है, देन द शेयर होल्डर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न विल बी। तो हमें शेयर होल्डर का रिटर्न निकालना है, और कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी हम इसको कह सकते हैं। तो इसका हमारा फॉर्मूला होता है डेट इज डिविडेंड डिवाइड बाय मार्केट प्राइस इनटू में 100 प्लस में ग्रोथ फैक्टर, जितना आपका ग्रोथ रिटर्न दे रखा है वो। तो यहाँ पे D1 क्या दे रखा है हमें, डिविडेंड कितना दे रखा है
4.5 का, और मार्केट प्राइस कितना दे रखा है हमें 90 का, इंटू में 100 प्लस ग्रोथ फैक्टर, ग्रोथ रिटर्न कितना है 8% का। तो सीधा सीधा हमने फॉर्मूले में पुट करा और हमारी वैल्यू आ गई 13% और हमारा ऑप्शन आ गया 4। ओके, होप सो आपको समझ आ रहा होगा। देखो सारा कुछ फॉर्मूलेस पर डिपेंड है, इसमें कुछ समझने वाला ज़्यादा कुछ है भी नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेल्स दे रखी है फर्म की 40 लाख रुपीज़ की, वेरिएबल कॉस्ट दे रखा है 10 लाख रुपीज़ का, फिक्स कॉस्ट दे रखे 15 लाख की, इंटरेस्ट दे रखा है 5 लाख रुपीज़ का। हमें कंबाइंड लिवरेज निकालना है। देखो लिवरेज के भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिक्स्ड लिवरेज, ऑपरेटिंग लिवरेज और कंबाइंड लिवरेज, इनके 3 फॉर्मुलेज बनते हैं, तीनों के तीनों आपको पता होना चाहिए। ओके, अब कंबाइंड लिवरेज का फॉर्मुला होता है कंट्रीब्यूशन, जितना हमारा कंट्रीब्यूशन कैसे निकालते हैं, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन। उसके बाद ईबीटी, ईबीटी अर्निंग बिफोर टैक्स। ओके, अब कंट्रीब्यूशन हमको क्या गिवन है, नहीं कंट्रीब्यूशन हमको निकालना पड़ेगा। हमको सेल गिवन है, हमको वेरिएबल कॉस्ट गिवन है, तो सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन। सेल हमें 40 लाख की दे रखी है, वेरिएबल कॉस्ट 10 लाख का, तो हमारे 30 लाख क्या आ गया, कंट्रीब्यूशन आ गया। अब हमें निकालना ईबीटी। ईबीटी कैसे निकलता है, कंट्रीब्यूशन में से अगर हम फिक्स कॉस्ट माइनस कर देंगे और इंटरेस्ट माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा ईबीटी। ओके, ईबीटी, तो हमारा क्या आ जाएगा, ईबीटी अर्निंग बिफोर टैक्स। ओके, सो 30 लाख तो हमारा क्या है, कंट्रीब्यूशन है। फिक्स कॉस्ट कितनी है हमारी, 15 लाख की हमारे पास क्या है, फिक्स कॉस्ट है, और इंटरेस्ट कितना है 5 लाख रुपीज़ का। ठीक है, तो हमारा आ गया ईबीटी 10 लाख रुपीज़ का, ईबीटी आ गया। अब कंबाइंड लिवरेज 30 डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू 3, तो ये हमारी क्या आ गई, कंबाइंड लिवरेज आ गई। ऑप्शन कौन सा आएगा हमारा, थर्ड जो है इसका ऑप्शन हो जाएगा, डेट इज होप सो क्लियर हो गया होगा भाई। लाइक करते रहना अगर समझ आ रहा है तो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, what will be the operating leverage if units sold are 20,000, variable cost per unit is 20, selling price per unit is 30, fixed cost दे रखा है 1 लाख। अब हमें ऑपरेटिंग लिवरेज, अब ऑपरेटिंग लिवरेज का क्या फॉर्मूला होता है, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय ईबीआईटी। तो कंट्रीब्यूशन में को अगर आप अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, अब यहाँ पे टैक्स भी हमें लेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो कंट्रीब्यूशन कितना है हमारे यहाँ पे, यूनिट सोल्ड दे रखी है और वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है। ओके, सेलिंग प्राइस दे रखा है और वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है, हम निकाल लेंगे। देखो यूनिट सोल्ड दे रखी है, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 20 से, तो हमारा क्या आ जाएगा, वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। सेलिंग प्राइस को अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, यूनिट सोल्ड से, तो हमारी सेलिंग कॉस्ट आ जाएगी। इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। ओके, कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, और हमारा ईबीआईटी जो है वो गिवन है हमें कितना, 1 लाख। ओके, सो फ्रेंड्स ये मत सोचना कि मैं फिक्स कॉस्ट को ही ईबीआईटी एज्यूम करके चल रहा हूँ। देखो ईबीआईटी कैसे निकलता है, ईबीआईटी का फॉर्मूला क्या है, कंट्रीब्यूशन, पहले कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन में से हम क्या माइनस करेंगे, कंट्रीब्यूशन में से हम माइनस करेंगे फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट में से हम क्या माइनस करेंगे, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के बाद हम क्या माइनस करेंगे, टैक्सेस, टैक्स में माइनस करने के बाद हमारा ईबीआईटी आएगा। अब आप कहोगे कि सर ये तो ईबीआईटी तो हमने सीधे 1 लाख ले लिया। देखो कंट्रीब्यूशन कितना है हमारे पास, 2 लाख रुपीज़ का। 2 लाख रुपीज़ के बाद क्या हमारे पास फिक्स कॉस्ट है, बिल्कुल है, 1 लाख रुपीज़ की हमारे पास क्या है, फिक्स कॉस्ट है। इसको माइनस करा तो क्या आ गया, 1 लाख। 1 लाख के बाद क्या हमारे पास इंटरेस्ट गिवन है, हमको इंटरेस्ट को गिवन ही नहीं है, ना हमको कोई टैक्स गिवन है। तो जब कोई चीज़ गिवन नहीं है तो हम उसको नेग्लिजिबल मान के चलेंगे। ओके, तो हमारा 1 लाख की क्या हो गया, हमारा ईबीआईटी हो गया। होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। सो हमारा जो आंसर आ गया इसका कितना हो गया, 2 जो है हमारी क्या आ गई, ऑपरेटिंग लिवरेज आ गई, तो इसका आंसर हो गया फर्स्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, अब बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द अरिथमेटिक मीन ऑफ 10 आइटम इज 50। 10 आइटम्स का अरिथमेटिक मीन दे रखा है 50। इफ ईच आइटम इज इंक्रीज्ड बाय 5 देन द न्यू अरिथमेटिक मीन वुड बी। देखो पहली चीज तो इसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि आप जितना भी इंक्रीज करोगे आइटम्स में उतना ही हमारा अरिथमेटिक मीन भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो डायरेक्टली यहाँ से आंसर आ गया 55। लेकिन कईयों का वहम होता है कि ऐसे कैसे हुआ, तो देखो मीन निकाला है 50 आइटम्स का, एक मिनट, हमें मीन दे रखा था 50 इज इक्वल टू आइटम्स, नंबर ऑफ आइटम्स कितनी थी 10, तो मीन ओल्ड मीन कितना आ गया, ओल्ड सम ऑफ आइटम्स कितना आ गया 500। ठीक है, अब 500 में उन्होंने कहा कि हर एक आइटम में आप 5 इंक्रीज कर दोगे, मतलब 10 आइटम में अगर 5 इंक्रीज करोगे तो 50 आपको इंक्रीज करना पड़ेगा। तो न्यू सम कितना हो गया 550, उसको डिवाइड कर दिया नंबर ऑफ आइटम डेट इज 10, तो हमारा मीन कितना आ गया 55। तो हमारा चेंज कितना है, तो 55 हमारा क्या आ गया, न्यू मीन आ गया। होप सो क्लियर हो गया होगा। चलिए सिंपल क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, हर बार आपको देखने को मिलेगा, मोस्ट ऑफ द चांसेस यही है कि एक देखने को मिलेगा क्वेश्चन आपको। इफ 2 रिग्रेशन कोफिशिएंट आर -0.8 एंड -0.2 देन द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की वैल्यू निकालनी है, तो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला होता है R इज इक्वल टू BXY इंटू BYX। तो रिग्रेशन कोफिशिएंट है BYX इंटू रिग्रेशन कोफिशिएंट BYX। ओके, प्लस माइनस। अब
एक कोफिशिएंट तो हमें दे रखा है 0.2 माइनस, और दूसरा कोफिशिएंट दे रखा है -0.8। ठीक है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करी। एक चीज आपको याद रखनी है, जोन सा साइन हमारा अंदर होता है वही साइन हमारा क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। ठीक है, दोनों साइड साइन जो होते हैं अंदर बाहर दोनों साइड सेम रहते हैं। तो हमारा अंदर जो साइन आया वो कौन सा आया, माइनस का आया, और इसका अंडर रूट सोल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, -0.4 आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा 4th, दैट इज -0.4। ओके, होप सो क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। कोवेरियंस दे रखा है बिटवीन एक्स एंड वाई सीरीज इज -17.8। स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है एक्स सीरीज का 6.6। स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है वाई सीरीज का 4.2। नंबर ऑफ पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशन दे रखा है 20। द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज, तो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालना है। अगेन इसका एक फॉर्मूला होता है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालने का, R इज इक्वल टू R इज दैट इज कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज इक्वल टू कोवेरियंस डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। ओके, तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x का दे रखा है 6.6, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y का दे रखा है 4.2, कोवेरियंस दे रखा है इनके बीच में -17.8। तो सारों को अपनी वैल्यूज में रखा और हमारा आंसर आ गया -0.642। तो इसका आंसर होगा हमारा फर्स्ट। देखो कितने सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, हम ऐसे कहते रहते हैं कि प्रैक्टिकल में इतना डिफिकल्टी लेवल है, ये है वो है, तो ऐसा कुछ नहीं है, बस एक। सो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फॉर ए वेरी लार्ज पॉपुलेशन द रेशियो बिटवीन सैंपल एरर एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज 8:40। द सैंपल साइज एन विल बी, तो सैंपल साइज निकालना है। तो फ्रेंड्स इसका अगेन एक फॉर्मूला होता है, दैट इज सैंपल एरर इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय √n। √n जो है, n जो है किस चीज को शो कर रहा है, सैंपल साइज को। ओके, सो √n इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय सैंपल एरर इज इक्वल टू 40 डिवाइड बाय 8। तो √n आ गया हमारा 5 और n आ गया हमारा 25। तो सारी चीज जो है फॉर्मुलेस के ऊपर डिपेंड करती है, फॉर्मुलेस आना बहुत जरूरी है, इसके बिना कुछ नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ आउटकम ऑन पेयर ऑफ डाइस इज इक्वल टू 8। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि हम दो डाइस को उछालें और उन दोनों का सम जो है वो 8 के इक्वल आए। तो पहला चांस ये है कि एक डाइस पे 2 आ जाएगा, दूसरी डाइस पे क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, तो इन दोनों का सम क्या होता है, 8 होता है। दूसरी प्रोबेबिलिटी ये है कि एक डाइस पे 3 आ जाएगा, दूसरे पे 5 आ जाएगा। तीसरी प्रोबेबिलिटी ये है कि एक पे 4 आ जाए, दूसरे पे भी 4 आ जाए, एक पे 5 आ जाए, दूसरे पे 3 आ जाए, या एक पे 6 आ जाए, दूसरे पे 2 आ जाए। इसके अलावा कोई ऐसी कोई नहीं बनेगा जिसपे हमारा सम जो है 8 आएगा। तो हमारी प्रोबेबिलिटी होगी 5 आउटकम्स डिवाइड बाई टोटल 36 बनते हैं ऐसे, तो 5/36 जो होगी हमारी क्या आ गई, प्रोबेबिलिटी आ गई। तो इसका आंसर होगा 2, दैट इज 5/36। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन बिटवीन वेरिएबल x एंड y इज 36%, तो अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन दे रखा है 36% का, देन व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन द वेरिएबल। तो आपको पता होना चाहिए कि कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन, कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का स्क्वायर, उसी को हम कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन कहते हैं। तो कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन का फॉर्मूला होता है एक्सप्लेन्ड वेरिएशन डिवाइड बाय टोटल वेरिएशन। अब हमें एक्सप्लेन वेरिएशन तो यहाँ पे दे नहीं रखा, तो अगर हम टोटल वेरिएशन में से एक्सप्लेन वेरिएशन, टोटल वेरिएशन हमेशा हमारा 1 होता है, तो अगर हम टोटल वेरिएशन में से एक्सप्लेन वेरिएशन माइनस करेंगे तो हमारा आएगा क्या, 64%, दैट इज 0.64 जो है हमारा क्या आ जाएगा, अनएक्सप्लेन्ड, हमारा क्या आ जाएगा, ये एक्सप्लेन्ड वेरिएशन आ जाएगा। ठीक है, इसको एक्सप्लेन वेरिएशन 64 हो गया, डिवाइड बाय 100 0.64 आ गया हमारा कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन। अब हमें पता है कि कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन जो होता है वो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का स्क्वायर होता है। ठीक है, अगर हम इसका अंडर रूट कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आ जाएगा, दैट इज 0.8। सो हमारा आंसर हो गया क्या, 4th, दैट इज 0.8। चलिए अब डिस्कस करते हैं हम इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग के कुछ क्वेश्चंस। चलिए, गिवन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन टू ए हाउस, म्युनिसिपल वैल्यू दे रखी है 1,50,000, फेयर रेंट दे रखा है 1,80,000 रुपीज़ का, स्टैंडर्ड रेंट दे रखा है 1,60,000 रुपीज़ का, एक्चुअल रेंट दे रखा है 20,000 पर मंथ, म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर 20% ऑफ द म्युनिसिपल वैल्यू, अनरियलाइज्ड रेंट 40,000, कंडीशन ऑफ रूल 4 सेटिस्फाइड, व्हाट इज द एनुअल वैल्यू ऑफ द हाउस। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनकम हाउस प्रॉपर्टी में से प्रैक्टिकल क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस रहते हैं। ओके, अब आपको पता होना चाहिए कि हम एनुअल वैल्यू कैसे निकालते हैं। देखो, एनुअल वैल्यू निकालने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, फेयर रेंट निकालना है और म्युनिसिपल वैल्यू। सबसे पहला टास्क होता है इन दोनों को कंपेयर करना। हमको यहाँ पे फेयर वैल्यू दे रखी है 1,80,000 रुपीज़ की और म्युनिसिपल वैल्यू दे रखी है 1,50,000 रुपीज़ की। इन दोनों को कंपेयर करा, इनमें से देखना कौन सा हाईएस्ट है, फेयर वैल्यू में से और म्युनिसिपल वैल्यू में से कौन सा हायर है, उसी को हम ले लेंगे। हायर यहाँ पे 1,80,000 रुपीज़ है, तो 1,80,000 रुपीज़ को हमने सेलेक्ट कर लिया। अब सेकेंड स्टेप पे आते हैं, जो उनमें से हायर है और जो स्टैंडर्ड रेंट है, उन दोनों में जो सबसे कम है वो हम क्या कर लेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे। अब हायर जो आया 1,80,000 रुपीज़ का और स्टैंडर्ड रेंट जो है 1,60,000 रुपीज़ का, इन दोनों में जो सबसे कम है कौन सा है, 1,60,000, वो हमारा क्या बन जाएगा, एक्सपेक्टेड रेंट। कितना हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं, तो एक्सपेक्टेड रेंट हो गया हमारा 1,60,000। अब नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं,
अब 1,60,000 और एक्चुअल रेंट, एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट, इन दोनों में से जो सबसे बड़ा होगा उसको हम क्या कर लेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे। हमारा एक्चुअल रेंट कितना है यहाँ पे 2,40,000 रुपीज़ का। अब इन दोनों में सबसे बड़ा कौन सा है, 2,40,000 जो है वो बड़ा है। अब ये हमारा क्या आ गया, ग्रोस एनुअल वैल्यू, ये हमारी ग्रोस एनुअल वैल्यू। याद रखना यहाँ तक स्टेप तक सिर्फ हमारी ग्रोस एनुअल वैल्यू आई है, हमें क्या निकालना है, हमें एनुअल वैल्यू निकालनी है। एनुअल वैल्यू निकालने के लिए जितना भी अनरियलाइज रेंट है, जितना भी अनरियलाइज रेंट है जो हमको रियलाइज नहीं हुआ, जो हमको नहीं मिला, उसको क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। अनरियलाइज रेंट हमें क्वेश्चन में दे रखा है 40,000 रुपीज़ का, उसको हमने क्या कर दिया, लेस कर दिया। इसके बाद म्युनिसिपल टैक्सेस जो हमने पेड करे हैं उनको भी हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। यहाँ पे हमें म्युनिसिपल टैक्सेस दे रखे थे कितना, 20% दे रखा था, किसका, म्युनिसिपल वैल्यू का। म्युनिसिपल वैल्यू हमारे पास 1,50,000 है, इसका 20% निकालेंगे तो 30,000 हमारा आ जाएगा, और वो हमारा क्या बन जाएगा, म्युनिसिपल टैक्स। इसको भी माइनस करेंगे तो 1,70,000 जो है नेट एनुअल वैल्यू हमारे निकल आएगी। तो हमारा क्वेश्चन में फर्स्ट जो है इसका ऑप्शन हो जाना था 1,70,000। होप सो आपको क्लियर हो गया होगा, नहीं हुआ तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताना, फिर दोबारा वीडियो बना देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, X is an individual of 55 years of age having gross total income 3,50,000। X एक इंडिविजुअल है जिसकी ग्रोस टोटल इनकम जो है 3,50,000 रुपीज़ की है। कहा गया कि इसकी टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट करो फॉर द ईयर 2018-19। देखो 2018-19 के जो टैक्स रेट्स होंगे वो अलग होंगे, ठीक है, इन प्रेजेंट 2021 के अकॉर्डिंग उसके अलग अलग होंगे, ठीक है, तो हम उसके हिसाब से करेंगे। चलिए, अब उसकी जो ग्रोस टोटल इनकम थी 3,50,000 रुपीज़ की थी। अब आपको पता है कि 2,50,000 तक तो एग्जेम्प्ट होता है, तो 2,50,000 तक तो एग्जेम्प्ट हुआ, ठीक है। अब बच गया मेरे पास 1 लाख रुपीज़ की इनकम बच गई जिसके ऊपर टैक्स पे करना है। अब फर्स्ट 1 लाख पर हम कितना टैक्स पे करेंगे, 5% का, ठीक है। तो आपको पता है कि 2,50,000 तक 5% का टैक्स पे किया जाता है। पहले 2,50,000 टैक्स एग्जाम्प्ट होती है, उसके बाद पे हम कितना पे करते हैं, 5% का, फिर 5 लाख पे कितने का पे करते हैं, 10% का, ठीक है। तो यहाँ पे जो है 1 लाख की इनकम बची है, उस पर हम 5% का टैक्स लगाएंगे, तो वो आया 5,000 रुपीज़। ओके, अब आपको पता है कि 3,50,000 से अगर आपकी इनकम नीचे है, ये 3,50,000 है, तो आपको टैक्स रिबेट मिलती है कितने की, 2,500 रुपीज़ की। तो 2,500 रुपीज़ की यहाँ पे टैक्स रिबेट दी गई, तो बच गया हमारा 2,500 रुपीज़ जो है टैक्स लाइबिलिटी बन गई। उसके ऊपर सेस लगा कितने का, 3% का। उस टाइम जो सेस दिया जाता था 3% का, एट प्रेजेंट जो है 4% का है, तो 3% का सेस लगाया, वो बना 75 रुपीज़। तो नेट जो उसकी टैक्स लाइबिलिटी है वो कितने की बनी, 2,575 रुपीज़ की जो है टैक्स लाइबिलिटी उसकी बनी, ठीक है। तो कितने की आएगी, ऑप्शन नंबर 3 डेट इज 2,575 जो है उसका आंसर, मतलब कि टैक्स लाइबिलिटी आ जाएगी। होप सो क्लियर हो गया होगा। सबसे पहले हमने क्या करना है, ग्रोस टोटल इनकम 3,50,000 रुपीज़ की आई है, जिसमें से 2,50,000 एग्जाम्प्ट था। उसके बाद बची इनकम का 2,50,000 तक जो है हम 5% का टैक्स लगाते हैं। तो यहाँ पे 1 लाख बची है उसकी इनकम, 1 लाख पर 5% का टैक्स लगाया, कितना आया, 5,000 रुपीज़। उसमें से हमने रिबेट दी 2,500 रुपीज़ की, बच के 2,500, उसके ऊपर हमने सेस लगाया 75, 2,575 जो है हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन इसी का ही आ गया। म्युनिसिपल वैल्यू दे रखी है, फेयर रेंट वैल्यू दे रखी है, स्टैंडर्ड रेंट दे रखा है, एक्चुअल रेंट दे रखा है, ग्रोस एनुअल वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी है। अब ये क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी ऐसा सेम क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ। अब बार बार एक क्वेश्चन को मैं दोबारा कराऊंगा तो उसमें टाइम वेस्ट होएगा, जो ना आपके लिए अच्छा है और ना ही मेरे लिए अच्छा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक्स डोनेटेड 20,000 टू ए चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन। एक्स जो है एक बहुत बढ़िया बंदा है, 20,000 रुपये डोनेट करके आता है चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को, विच इज एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G। आपको पता है कि आप कोई डोनेशन दे रहे हो तो उसकी आपको डिडक्शन मिलती है अंडर द सेक्शन 80G ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2015-16। हिज टोटल इनकम ड्यूरिंग द पीरियड वाज 1,50,000। उसकी जो टोटल इनकम है वो 1,50,000 रुपीज़ की बनती है। हाउ मच डिडक्शन ही कैन क्लेम अंडर द सेक्शन 80G। तो 80G की स्पेसिफिक डिडक्शन मैंने आपको बता रखी है कैसे कैलकुलेट करते हैं। पूरी जो कंप्लीट वीडियो है, जो विजुअल वीडियो, उसके अंदर मैं स्पेशल टॉपिक करा रखा है। होप सो आपने उसको देख लिया होगा। सबसे पहला हमारा टास्क होता है इसके अंदर हमको लिमिट डिटरमाइन करनी पड़ती है कि कितनी उसको जो डिडक्शन है वो एलिजिबल होगी, ठीक है। कि चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को दे रहा है तो आपको पता है कि यहाँ पे आप जितना अमाउंट डोनेट कर रहे हो उतनी की उतनी आपको डोनेशन नहीं मिलने वाली। यहाँ पे आपको एक लिमिट बनानी पड़ती है। लिमिट बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, 10% ऑफ द एडजस्टेड टोटल इनकम। अब एडजस्टेड टोटल इनकम कौन सी होती है, देखो ग्रोस टोटल इनकम में से अगर आप कैपिटल गेन माइनस कर दोगे और डिडक्शन आपने जो कोई अवेल कर रखी है अंडर द सेक्शन C to U, डिडक्शन अंडर सेक्शन C to U, अगर आपने कोई डिडक्शन अवेल कर रखा है उसका अमाउंट भी आपको क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा। वो लेस करने के बाद जो इनकम आएगी आपकी एडजस्टेड टोटल इनकम आएगी। एडजस्टेड टोटल इनकम का आपको 10% लेना है। अब यहाँ पे एडजस्टेड टोटल इनकम कितनी है हमारी यहाँ पे ग्रोस टोटल इनकम को ही एडजस्टेड टोटल इनकम मान के चलेंगे। क्यों,
क्योंकि ना तो यहाँ पे हमको कैपिटल गेन दे रखा है, ना ही यहाँ पे हमने कोई डिडक्शन अवेल कर रखी है। तो ग्रॉस टोटल इनकम हमारी 1,50,000 रुपीज़ की है, यही हमारी एडजस्टेड टोटल इनकम हो जाएगी। और इसका 10% कितना हो गया 15,000। अब हमारी लिमिट बन गया है कि 15,000 रुपीज़ की हमको मैक्सिमम डिडक्शन मिल सकती है, चाहे मैं डोनेशन कितनी कर लूँ, चाहे लाख रुपये की कर लूँ, चाहे 2 लाख रुपये की कर लूँ, बस मुझे जो डिडक्शन मिलेगी वो 15,000 रुपीज़ तक की ही मैक्सिमम है, ये 15,000 रुपीज़ की मिलेगी। अब डिडक्शन आपको पता होना चाहिए कि आप 2 जगह डोनेट करते हो, एक जगह मिलती है आपको 100% डिडक्शन, एक जगह मिलती है आपको 50%। इन दोनों के अलग अलग स्लॉट हैं और दोनों में अलग अलग फंड आते हैं। जो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन आता है वो हमारा 50% वाले स्लॉट में आता है। तो हमको कितनी डिडक्शन मिलेगी इसकी, 50% ही इसकी डिडक्शन हमको अवेल हो पाएगी। ठीक है, कुछ ऐसे भी हैं जिसमें आपको 100% मिलती है, इसके ऊपर भी मैंने स्पेसिफिक लिस्ट डाल रखी है, आप जाकर देख सकते हैं। ओके, तो 50% हमें 15,000 की डिडक्शन अवेल हो जाएगी, डेट इज 7,500। तो हमारा ऑप्शन आ जाएगा इसका 7,500, डेट इज फर्स्ट। होप सो फ्रेंड्स क्लियर हो गया होगा, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रही होगी बट थोड़ा एडजस्ट कर लो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स इज एन एम्प्लॉयड इन ए प्राइवेट कंपनी एट ए सैलरी ऑफ 70,000 पर मंथ। तो एक्स एक एम्प्लॉय है जो कि 70,000 पे सैलरी लेता है एंड 10,000 पर मंथ एज ए डीएनएस पे, और 10,000 जो है उसका डीएनएस पे है, डीएनएस अलाउंसेस है। ही रिसीव्ड 2,000 पर मंथ एज एचआरए, उसको 2,000 पे जो है एचआरए मिलता है हर महीने। ही पेड 2,500 पर मंथ एज हाउस रेंट। व्हाट इज द एग्जेम्प्टेड प्रोपोर्शन ऑफ हाउस रेंट अलाउंसेस। तो एचआरए का क्वेश्चन आया हुआ है, एग्जेम्प्टेड पोर्शन पूछ रखा है। तो एचआरए के लिए आपको सबसे पहले 3 कंडीशन पता होनी चाहिए। एचआरए में जो है लीस्ट एग्जेम्प्ट होता है, जो सबसे कम होता है तीनों में से। इन तीनों में कौन सा है, सबसे पहले एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड, जितना हमको एचआरए रिसीव्ड हुआ। सबसे पहली बात तो ये एनुअली कैलकुलेट करना है हमको मंथली दे रखा है तो सबसे पहले उसको एनुअली कैलकुलेट करो। ठीक है, चाहे क्वार्टरली दे रखा हो, आपको सिर्फ एनुअली कैलकुलेट करना है। तो एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड, जितना हमें एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड हुआ वो। सेकंड कंडीशन ये आती है रेंट पेड, जितना आपने रेंट पेड करा पूरे एनुअल में, पूरे ईयरली आपने जितना रेंट पेड करा माइनस 10% ऑफ द सैलरी, जितनी आपकी सैलरी बनी उसका 10% माइनस कर दो। थर्ड कहता है कि 40% और 50% ऑफ सैलरी इन केस ऑफ मेट्रो सिटी। अगर आप मेट्रो सिटी में रहते हो, दिल्ली में रहते हो, चेन्नई में रहते हो, तो क्या है 50% जो है सैलरी का, और अगर इनसे दूसरी सिटी में रहते हो, मान लो हरियाणा में रहते हो, तो 40% जो है आप ले सकते हो। ठीक है, तो इन तीनों में से जो सबसे कम होगा वो आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा। चलिए कैलकुलेट करते हैं। देखो यहाँ पे अगर बात करी जाए, सबसे पहला है एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड, हमको 2,000 पर मंथ एक्चुअल एचआरए मिल रहा है, तो एक साल का कितना हो गया 24,000 पे। ठीक है, तो 24,000 जो है एक साल का हो गया। सेकंड में लेके चलते हैं रेंट पेड माइनस 10% ऑफ द सैलरी। आपने यहाँ पे रेंट पेड कितना करा, ही पेड 2,500 पर मंथ एज हाउस रेंट, तो 2,500 पर मंथ पेड कर रहा है, तो एक साल का कितना हो जाएगा, एक साल का हमारा हो जाएगा 30,000 पे हमारा एक साल का हो जाएगा। और साथ में 10% ऑफ सैलरी, सैलरी कितनी है उसकी, एक महीने की भाई साहब की सैलरी है कितना 70,000 पे प्लस 10,000 पे, तो 80,000 पे एक महीने की सैलरी है, तो एक साल की कितनी हो जाएगी 12 8 9,60,000 जो उसकी एक साल की सैलरी हो जाएगी। और उसका 10% कितना है 96,000। तो यहाँ पे जो वैल्यू आई माइनस करने के बाद नील आएगी। हम कभी भी माइनस में वैल्यू नहीं लेके चलते। आप ये ना करना कि 30,000 माइनस 96,000 उसको माइनस करके लिख दो, नहीं, यहाँ पे वैल्यू हम नील मार के चलेंगे, नील बिल्कुल। ठीक है, थर्ड कंडीशन आती है 40% और 50% ऑफ सैलरी इन केस ऑफ मेट्रो सिटी। अब ये कहाँ रहता है, एक्स इज एन एम्प्लॉयड इन प्राइवेट कंपनी डीएनएस पे ही रिसीव्ड, यहाँ पे कुछ नहीं कह रखा तो हम 40% ही लेके चलेंगे। जहाँ पे हमें कुछ नहीं बता रखा होता कि वो कहीं रह रहा है नहीं रह रहा, तो हम 40% ही लेके चलेंगे। तो 9,60,000 का 40% हमारा हो जाएगा 3,84,000। तो इन तीनों में से जो सबसे कम होगा, सबसे कम यहाँ पे कौन सा है, सबसे कम है यहाँ पे नील, क्योंकि जीरो ही हो गया। एक तरह से नील का मतलब जीरो ही होता है, तो नील जो है सबसे कम है। तो कितना अमाउंट एग्जाम्प्ट होगा नील, तो उसका कुछ भी अमाउंट जो है एग्जाम्प्ट नहीं होगा। इसका आंसर आ जाएगा फोर्थ। वैसे भी जरूरत नहीं है एग्जाम्प्ट करने की, यार इतनी मोटी पार्टी है, 9,60,000 पे तो सैलरी ले रहा है। चलिए, तो फ्रेंड्स यही कुछ क्वेश्चन थे जो कि मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए। ओके, होप्स आपको समझ आ गया होंगे। हो सकता है कुछ प्रैक्टिकल्स में आपको प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ी हो, उसके लिए आपसे सॉरी चाहूँगा, तो थोड़ा एडजस्ट कर लो। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप इंडिविजुअल कॉमर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो।